नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह धालीवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल धालीवाल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऑफलाइन क्लासों में हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही थी और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने संसद तक कंप्लीट कर लिया था। तो अगला टॉपिक हम प्रारंभ करने वाले थे संघीय व्यवस्था। उसी समय ये जो महामारी है ये बड़े स्तर पर हमारे भारत में फैलने लगी, जिसके कारण सरकार को ये लॉकडाउन जैसा कदम उठाना पड़ा। तो आपकी इस स्टडी को लगातार जारी रखने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, एक छोटा सा घर पे ही स्टूडियो बनाकर, और इसके माध्यम से मैं अब आपको लगातार ऑनलाइन स्टडी उपलब्ध करवाऊंगा और इनकी पीडीएफ भी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो संघीय व्यवस्था, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वह रहने वाला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का आप सभी को पता है कि एक संघ शब्द उच्चारण हो रहा है, संघ उच्चारण हो रहा है ना, संघ शब्द। संघ शब्द का अर्थ क्या है? संघ का नीचे आपको ये डायग्राम भी नजर आ रहा है, नीचे आपको डायग्राम नजर आ रहा है, यानी कि संघीय व्यवस्था क्या होती है? एक संघ, इकट्ठे होकर मिलकर चलना। ऐसे विकासशील देश, ऐसे देश, ये सबसे पहले प्रारंभ कहां से हुई थी? मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये सबसे पहले प्रारंभ कहां से हुई थी। ये सबसे पहले अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। जिस समय ब्रिटेन ने अमेरिका को आज़ाद किया, जिस समय ब्रिटेन ने अमेरिका को आज़ाद किया, तो उस समय अमेरिका की जो स्थिति थी वो बहुत ही खस्ता थी, यानी अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन थी। और अमेरिका आपको पता बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, और उन्हें जो छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे जो संघ थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, क्षेत्र थे, उन्होंने क्या किया? अपना इकट्ठे हो गए, आपस में मिल गए, मिलकर उन्होंने इस कमजोर अर्थव्यवस्था से लड़े और एक आज आप सभी को पता है हमारे विश्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं, यानी संघीय व्यवस्था। हमें संघीय व्यवस्था का ज्ञान कहां से हुआ? अमेरिका के संविधान से हुआ। परंतु हमने ये हमारी जो संघीय व्यवस्था है भारत की, ये कहां से ली है? ये ली है कनाडा के संविधान से। ध्यान रखना, ये कहां से ली हमने? कनाडा के संविधान से। अब अमेरिका के संविधान से हमने हमारी संघीय व्यवस्था क्यों नहीं ली है? आगे चलकर मैं आपको इसी में बताऊंगा क्लास में, परंतु अब थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं कि क्यों नहीं ली है। क्योंकि जो अमेरिका है उसकी जो संघीय व्यवस्था है वो एक अलग प्रकार से, उसका एक संघ जरूर है, परंतु प्रत्येक राज्यों का अलग अलग संविधान है, यानी अपना अलग संविधान है। कोई भी राज्य उस अमेरिका से आजाद हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, परंतु जो जिस प्रकार की हमारे भारत की संघीय व्यवस्था है ना, बिल्कुल सेम वैसी ही कनाडा की संघीय व्यवस्था है। तो हमने इसीलिए हमारे देश को एक अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म देने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें कनाडा की संघीय व्यवस्था को अपनाना पड़ा। तो संघीय व्यवस्था शब्द का अर्थ क्या है, ये आपके सामने है। देखो, राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति, कितनी बढ़िया लाइन है। देखो, राष्ट्रीय सरकार, कौन सी सरकार दोस्त? राष्ट्रीय सरकार। ध्यान रखना, एक तो राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार का मतलब जो केंद्र में बैठने वाली वह सरकार, और क्षेत्रीय सरकार, कौन सी सरकार? क्षेत्रीय सरकार। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सरकार केंद्र में बैठती है, और क्षेत्रीय सरकार जो हमारे सीएम बनते हैं, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, है ना, और आगे जो स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, जो हमारे सरपंच बनते हैं, ये क्या है? इन दोनों के अंदर संबंध बना दिया गया। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सरकार किन से मिलकर बनी है? राज्यों से मिलकर बनी है, यानी यार एक संघ है। ये आपको क्लियर हो रहा है ना? ये जो मैंने डायग्राम लगा रखा है, ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ये क्लियर हो रहा है ना? आपको पता चल गया ना कि संघीय व्यवस्था क्या है? आपको 110% इसी ने आपको बता दिया कि भारत की संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है। अब ध्यान रखना, राज्यों और सरकारों को मिलाकर आपस में दो प्रकार की संघीय व्यवस्था बनती है। एक तो होती है एकल और एक होती है संघीय सरकार। ध्यान रखना, एक होती है एकल व एकात्मक सरकार और एक होती है संघीय सरकार। एक एकल और एकात्मक सरकार और एक होती है केवल संघीय सरकार। अब दोनों में देखो, हमारी दोनों प्रकार की हमारा देश है ना, हमारे देश में दोनों प्रकार की सरकारें हैं। एकात्मक सरकार भी है, संघीय सरकार भी है। कैसे है वो आगे चलकर बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। अब देखो, अब ये किनके लिए वीडियो ज़्यादा, ये आज की क्लास है, किनके लिए फायदेमंद है? जो आईएएस का एग्जाम देना चाह रहे हैं, 2020 का जो आईएएस का प्री एग्जाम देना चाह रहे हैं और आगे जो मेन एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही यह आज की जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा उनके लिए लाभदायक है।
परंतु जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, कांस्टेबल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है ये वीडियो। क्यों रहने वाली है आगे चलकर बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से फैक्ट देखना कि भारत ने संघीय व्यवस्था कहाँ से अपनाई है, कहाँ से अपनाई है संघीय व्यवस्था? कनाडा से। और भारत ने संसदीय व्यवस्था कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से। इन दोनों का अपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो कितनी बढ़िया बात, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, इन दोनों में भाई अंतर बताइए क्या है? ये क्या कहता है हमारे को? एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, इन दोनों में भाई अंतर बताओ क्या है? देखो, एकात्मक सरकार समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होंगे। ध्यान रखना, एकात्मक का अर्थ क्या है? समस्त शक्तियां, जितनी भी शक्तियां होती हैं वो केंद्र में भी समाहित होंगी और क्षेत्र की जो सरकारें हैं उसमें भी समाहित होंगी। ध्यान रखना, किसी भी शक्ति के ऊपर निर्णय लेना है, जितना हक कौन रखता है? एक संघ रखता है, केंद्र सरकार रखती है, उतना ही अधिकार कौन रखता है? राज्य भी रखता है। उतना अधिकार क्या रखता है? राज्य भी रखता है। ध्यान रखना, परंतु संघात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता। संघात्मक सरकार में क्या होता है? सभी जो शक्तियां होती हैं, समस्त शक्तियां होती हैं, उनको बांट दिया जाता है। केंद्र सरकार को अलग बांट दिया जाता है, राज्य सरकार को अलग सूचियां कह दिया जाता है। भी केंद्र सरकार जो है वो इन विषयों के ऊपर कानून बनाएगा और जो राज्य सरकार है वो इन विषयों के ऊपर कानून बनाएगा। आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। तीनों सूचियों, संघ सूची के ऊपर कौन कानून का निर्माण कर सकता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषयों के ऊपर कौन निर्माण करेगा कानून का? राज्य सरकार। समवर्ती सूची के ऊपर कौन निर्माण करेगा? बिल्कुल, कौन निर्माण करेगा? राज्य सरकार भी करेगा और केंद्र सरकार। परंतु अवशिष्ट शक्तियां और होती हैं जो बच गई हैं, जिनको किसी के अंतर नहीं लेकर आए हैं, उसके ऊपर केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? मैं आपको आईएएस का जो मेंस का जो एग्जाम होता है, जीएस का जो थर्ड पेपर होता है, उसमें हमें कैसा लिखना होता है, तो उसमें हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा एकात्मक सरकार की विशेषताएं बताइए। हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है लिखित यानी राइटिंग में, हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघात्मक सरकार की भाई विशेषताएं लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे मेंस में। प्री में हमारे से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखो। प्री में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? प्री में हमारे को 2 लाइनें दी जाती हैं, कहा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सी सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी देखेंगे किस प्रकार का, ये आपको पता चल गया इसके बारे में, ठीक है जी। आगे देखो अभी आप, अब आपने क्या करना है? अब देखो, हमने संघीय सरकार और एकात्मक सरकार दोनों में क्या पढ़ना है? एकात्मक सरकार और संघीय सरकार दोनों में अंतर पढ़ना है। अंतर देखो, इस सारणी को जब हम रट लेंगे, इन 7 पॉइंट को जब हम रटने वाले हैं, तो यहां से हमारा आईएएस का जो प्री एग्जाम है उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा हम छोड़ेंगे नहीं, देख ले जाना आप। अब एक बात और आपने ध्यान रखनी है, पटवारी कांस्टेबल के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये 7 पॉइंट। देखो, संघीय सरकार, अब देखो कि क्वेश्चन कैसा बनेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आपको ऊपर लिखा होगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो क्या बोला? किसके बारे में? संघीय सरकार के बारे में। संघीय सरकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे को इसमें से कौन कौन से पॉइंट देगा भाई वो? एक तो पॉइंट हमारे को क्या दे देगा वो? लिखित संविधान वाला। क्या दे देगा? लिखित संविधान। संघीय सरकार के बारे में सत्य कथन बताइए, लिखित संविधान। कि संघीय सरकार जो होती है उसका एक लिखित संविधान होता है, यानी जहां पर संघीय सरकार होगी वहां पर जो संविधान होगा वो लिखित होगा। और एक आपको ये दे देगा कि संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अब आपने संघीय सरकार के बारे में बताना है कि भाई असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं, केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, दोनों ही सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आपको पता चल गया, वैसे 3 तो इसमें नहीं है, ठीक है ना, केवल 2 सही है, ऐसा आएगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है। आपको पता चल गया कि 2 तो सही है ही नहीं है भाई, ठीक है ना। जहां पर संघीय सरकार होगी उसका संविधान हमेशा ध्यान रखना लिखित ही होगा। जो एकात्मक सरकार होती है उसका संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, ठीक है जी। ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया कि संघीय सरकार में ध्यान रखना दोहरी सरकार होती है। संघीय सरकार में दोहरी सरकार का मतलब एक केंद्र सरकार, एक कौन सी होती है? केंद्र सरकार, और दूसरी कौन सी होगी? क्षेत्रीय सरकार, राज्यों में होती है ना।
और एकल सरकार होती है, इसमें राष्ट्रीय सरकार ही होती है, क्षेत्र सरकार भी बन सकती है। ध्यान रखना, जो क्षेत्र सरकार बना सकती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एकल सरकार यानी एक ही सरकार होगी, राष्ट्रीय सरकार होती है। जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है यानी क्षेत्रीय सरकार बना भी सकती है और क्षेत्रीय सरकार नहीं भी बना सकती, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद में संघीय सरकार के बारे में दूसरा पॉइंट, इसका संविधान लिखित होगा। कैसा संविधान होगा? लिखित होगा। और एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। नंबर पॉइंट, जो 3 नंबर पॉइंट है, इसमें देख लो आप, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। अभी बोला था मैंने आपको शक्तियों का विभाजन, परंतु इसमें कोई भी शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता। ध्यान रखना, इसमें कोई भी शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता। इसमें जो समस्त शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं भाई? राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। ध्यान रखना, संविधान सर्वोच्च होता है। इसमें कौन सर्वोच्च होता है? संविधान सर्वोच्च होता है। इसमें संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि जापान का संविधान सर्वोच्च है परंतु वहां की सरकार एकात्मक है, और ब्रिटेन का संविधान सर्वोच्च नहीं है, संसद सर्वोच्च है। अमेरिका का भी संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहां का न्यायालय सर्वोच्च है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखना, दिमाग में बिठा लेना। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये पूछे जाएंगे आपसे, ये पूछे जाएंगे, फैक्ट है, ये रट लेना दोस्तों इसको। 5 नंबर पॉइंट, अरे वाह, इसका जो संविधान है भाई वो कठोर होता है। संविधान कैसा होता है? कठोर। संविधान कैसा होता है? कठोर। संविधान कैसा होता है? कठोर होता है। इसका कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। कठोर भी हो सकता है, लचीला। कठोर किसका? फ्रांस का। लचीला किसका? ब्रिटेन का। कई मेरे दोस्तों को तो ये नहीं पता चल रहा है कि भाई कठोर और लचीले का अर्थ क्या है, यानी कठोर शब्द का अर्थ क्या है, लचीले का अर्थ क्या है। मैं बता देता हूं। कठोर वह होता है जिसमें परिवर्तित करना, जिसको परिवर्तित करना, उसमें संशोधन करना, और उसको उस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। और लचीले का मतलब क्या होता है? लचीले का अर्थ क्या होता है? लचीले का अर्थ होता है कि उसमें जो संशोधन है वो आसानी से किया जा सकता है। संशोधन आसानी से किया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को, यानी कि न्यायपालिका कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। और एकात्मक सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और भाई नहीं भी हो सकती। स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ध्यान रखना, 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। हमारे भारत में संघीय सरकार को अपनाया गया है। आपको पता है कि एक तो क्या है? लोकसभा है। एक हमारे भारत में क्या है? राज्यसभा है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का करती है। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? केंद्र का, कि संघीय सरकार का करती है भाई, संघीय सरकार का करती है भाई। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब इसमें क्या है? इसमें आपने इस चीज़ को देखना है, बहुत ही बढ़िया। ये 7 नंबर पॉइंट है, इसमें आपको देख लेना आप। इसमें क्या है कि द्विसदनीय विधायिका। ध्यान रखना, द्विसदनीय विधायिका। और इसमें द्विसदनीय विधायिका हो भी सकती है और एकल सदनीय भी हो सकती है। ध्यान रखना, द्विसदनीय कहाँ पर है? द्विसदनीय जो विधायिका है वो कहाँ पर है? द्विसदनीय विधायिका है कहाँ पर? ब्रिटेन में। द्विसदनीय विधायिका कहाँ पर है दोस्त? ब्रिटेन में है। और चीन में किस प्रकार की सरकार है? एकात्मक सरकार है। और वहां पर सदन कितने हैं? एक ही है। सदन कितने हैं? एक ही है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। आगे देखो, बहुत बढ़िया तरीके से आज आपको करवाने वाला हूं संघीय व्यवस्था। बहुत ही बढ़िया तरीके से भारत का जो संघीय व्यवस्था वो करवाने वाला हूं। ठीक है जी। संघ शासन 2 रूपों में निर्मित होती है। अब देखो आपसे क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघीय व्यवस्था के ऊपर उसकी विशेषता लिखिए, तो मैं कहता हूं कि इससे अच्छे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। संघ शासन 2 रूप से निर्मित होता है, एक तो एकीकरण और एक विभेदीकरण। एकीकरण और विभेदीकरण क्या होता है देखते जाइए आप। अब देखिए, एकीकरण का अर्थ क्या है? एकीकरण का अर्थ होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत का एकीकरण किसने किया? हमारे भारत का एकीकरण किसने किया? अरे भाई उन्हीं ने किया जिनको हमारे भारत में लौह पुरुष का दर्जा दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत का एकीकरण किया। ये एकीकरण क्यों किया? कारण एकीकरण करने का। अब देखिएगा, मैंने आते ही आपको बोला था कि अमेरिका ने एकीकरण किया। क्यों किया? देखेगा आप, देखते जाइएगा अब आप क्यों किया। देखिए, सैनिक कमजोर थी, उनकी सैन्य शक्ति क्या थी? कमजोर थी। उसी समय बेचारे आजाद हुए थे, सैन्य शक्ति कमजोर थी उनकी भाई। तो सैन्य शक्ति कमजोर होने के कारण एकीकरण करना पड़ा। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, एकीकरण करना पड़ा। राज्य स्वतंत्र मिलकर एक बड़े मजबूत संघ का निर्माण किया, उदाहरण के रूप में अमेरिका। ध्यान रखना,
विश्व का सबसे पहला संघीय देश कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, अब देखो विभेदीकरण क्या है? विभेदीकरण, ध्यान रखना, विभेदीकरण क्या है? बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है। उदाहरण के लिए कनाडा, उदाहरण के लिए कनाडा। ध्यान रखना, राज्यों को स्वायत्तता होती है, यानी कि राज्यों को स्वायत्तता का मतलब क्या है? जैसे हमारे भारत में राज्यों को स्वायत्तता दी गई है। स्वायत्तता का मतलब क्या है कि हमारे राज्य संघ के अधीन हैं परंतु उससे अलग नहीं हो सकते और अपना शासन खुद चला सकते हैं, है ना? सरकारें राज्य में बनती है नहीं बनती? बनती है या नहीं बनती? लॉकडाउन हमारे राज्य में भी शुरू हुआ था सबसे पहले। कोई भी कृषि के लिए कोई फैसला लेगा, कौन लेगा भाई? राज्य लेगा, है ना? यानी कि स्वायत्तता हमारे राज्यों को भी दी जाती है। शासन करने की स्वायत्तता किसको दी जाती है? राज्यों को भी दी जाती है। उसे कहते हैं विभेदीकरण। तो यहां से पॉइंट तैयार होता है, यहां से पॉइंट बहुत बढ़िया तैयार होता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस पर आधारित है? विभेदीकरण पर आधारित है। अमेरिका विश्व में पहला एवं प्राचीन संघीय शक्ति वाला देश बना। इस फैक्ट को रट लेना, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा इस प्रकार के फैक्ट को। ये आपको फ्लैग भी दिखाई दे रहा है, किन का भाई? अमेरिका वालों का। किसका? ये कनाडा का। ठीक है दोस्त, चलो आगे। ये देखो बहुत बढ़िया, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आप क्या देखिए? स्ट्रक्चर। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। संघीय व्यवस्था को अपनाया कैसे गया? देखो मिलकर अपनाया गया, है ना? देखो कैसे, देखो कैसे। ये कौन? हमारी केंद्र की सरकार। और ये देखो हम संघ से कैसे कितने फंटे हुए हैं, है ना? कितने राज्यों में बंटे हुए हैं, कितना मस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं सर, हम तो देख कर रट लेंगे, हम तो देख कर एग्जाम को फाइट करने वाले हैं। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। ध्यान रखना, भारत ने किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया है? संघीय व्यवस्था को। किस देश से ली है? कनाडा से ली है। इस चीज को लिख लेना, पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया। कारण भी, संघीय व्यवस्था को अपनाने के कारण क्या है? एक तो हमारे जो देश हैं उसका आकार बहुत बड़ा है, वृहद आकार, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है हमारा देश। सही है क्या? नहीं, 7वें स्थान पर। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नहीं है, 7वें स्थान पर है। और जनसंख्या में हमारे देश का स्थान दूसरा है। देश का वृहद आकार यानी आकार बड़ा होने के कारण। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है या नहीं है? आप बोलिए, है या नहीं है? सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हमारे भारत में है या नहीं है? है भाई, क्यों नहीं है? दक्षिण की संस्कृति देखो, हमारे उत्तरी भारत के लोगों से कितनी अलग है, ठीक है ना? खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, ठीक है? और संस्कृति का मतलब नृत्य अलग है, त्योहार अलग हैं, नाचने का तरीका भी अलग है, गाने का तरीका भी अलग है। इसको कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखो बाबा साहब की तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। इन्होंने ना काफी कुछ कहा था इस संघीय व्यवस्था के लिए, इसीलिए फिर इनकी तस्वीर भी लगानी आवश्यक है। हाँ जी, ठीक है जी, चलो अब चलेगा, बढ़िया है ना? वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन। फैक्ट मैं अभी दे रहा हूं पटवारी वालों को, कांस्टेबल वालों को, ये एक मैं फैक्ट दे के जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है भाई। संघ शब्द, जो संघ शब्द है, इसका हमारे संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ, कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है संघ शब्द का। तो भाई फिर प्रयोग किस चीज का हुआ है? फिर प्रयोग किस चीज का हुआ है भाई? तो प्रयोग हुआ है राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया। ध्यान रखना, ध्यान रखना, भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि भारत के लिए संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभरकर सामने आई हैं। कितनी बातें? दो बातें उभरकर सामने आई हैं। वो कौन कौन सी? अमेरिका संघ के विपरीत भारत संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अमेरिका जो देश है, जो संघ है, उसने क्या किया? सहमति जताई आपस में ना, सहमत हो गए भाई हमारे को इकट्ठा होना चाहिए। परंतु ये भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि हमारा तो भारत पहले ही संघ था, हमारा भारत तो पहले संघ था, अंग्रेजों के कारण थोड़ा बहुत ये अलग रहे हमारे से, तो इसीलिए इसको मैं एक अलग से संघ का शब्द का परिभाषित नहीं करूंगा।
राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक करें, और फेडरेशन संघ है क्योंकि यह अविभाजित है। हमारा संघ विभाजित नहीं है, अविभाजित है, और किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं हमारे संघ से। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्त। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपने। बस आप स्टडी के आनंद लीजिए और आपने कुछ नहीं करना भाई। भारत की संघीय व्यवस्था जो कनाडा का मॉडल है इस पर आधारित है। ध्यान रखना, हमारी जो संघीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? कनाडा। देखो हमारे जो स्टूडेंट है ना वो कहाँ पर पजल होते हैं, यहीं पर होते हैं। अभी जो पीछे पीटीआई का एग्जाम हुआ था ना उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने संघीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया। तो भारत ने जो संघीय व्यवस्था को अपनाया है वो किस देश से अपनाया भाई? कनाडा से अपनाया। फिर अलग एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बड़ा मस्त क्वेश्चन होता है, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने जो संसदीय व्यवस्था वो कहाँ से अपनाई है? तो भारत ने जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली है ना। एक अत्यंत सशक्त केंद्र के होने के आधार पर कनाडा का जो मॉडल है अमेरिकी मॉडल से बहुत ही अलग है ना, बहुत ही अलग है। तो भारतीय जो संघीय जो व्यवस्था है ये कनाडा की व्यवस्था के आधार पर बिल्कुल उससे समान है। जो कनाडा में जिस प्रकार की संघीय व्यवस्था है वैसे ही हमारे भारत की संघीय व्यवस्था है। इसका निर्माण यानी कि विखंडित होने के तरीकों, विखंडित यानी कि जो हमारा भारत है ये एक अखंड है, ये एक क्या है? अखंड है, यानी कि ये विखंडित कभी नहीं हो सकता। ये हमारा भारत एक अखंड भारत है, इसको खंड में नहीं बांटा जा सकता। संघ शब्द का प्रमुख प्रयोग कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखना, संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग, जो प्रमुखता का मतलब देखो आप कि जैसे कि राज्यों का एक संघ, कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, कनाडा में भी जो कनाडा है उसके लिए भी एक संघ शब्द का प्रयोग किया गया है और भारत के लिए भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस चीज का आपने ध्यान रखना। इसकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? राज्यों को केंद्र की ओर समर्पित करना। अब देखो, अब यदि हमारी केंद्र सरकार चाहे कि भाई जो इस महामारी को लेकर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है ना, लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, तो हमारी सरकार क्या करेगी? क्या करेगी हमारी सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। हमारी सरकार क्या कर सकती है? आपातकाल लागू कर सकती है। तो फिर जो भी राज्य की शक्तियाँ वो केंद्र में आ जाएंगी ना। तो देखो, राज्यों की तुलना में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली होना है ना, तो इसी को अपने कह सकते हैं कि किस प्रकार की प्रवृत्ति है इसकी? केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति मानी जा रही है। ठीक है जी। संविधान की संघीय विशेषता देखो कि बहुत ही मस्त यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में भी आपसे पूछा जाए कि संघीय जो व्यवस्था है, जो संविधान की जो संघीय है उसकी विशेषता बताओ, संघ की विशेषता बताइए, है ना। तो विशेषता में आपको मैं ये 3 से 4 पॉइंट देके जाता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। ऐसे सेम आप 3 से 4 पॉइंट वहाँ पर लिख देना, आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है क्या? ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, मानचित्र नहीं, चित्र है ना, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, दिखाई। कोई भी हाथ किसी हाथ के समान है क्या? नहीं है, अलग अलग है ना, परंतु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक दूसरे से क्या है? इस प्रकार से बंधे हुए हैं, यानी कि भाई हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, एक दूसरे से हम बंधे हुए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। संघ कहते हैं। ठीक है जी। द्वैध राज पद्धति का अर्थ क्या होता है? संविधान में संघ स्तर पर, केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया। ध्यान रखना, संघ स्तर पर यानी केंद्र और राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया। ध्यान रखना, केंद्र सरकार कहां पर होती है? हमारे संघ में होती है। और राज्यों में कौन सी होती है भाई? राज्य सरकार होती है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां बांटी गई है। देखो, अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपने क्षेत्र में शक्तियां दे दी गई, जिसको अपने कहते हैं संघ सूची, और राज्य को अपने क्षेत्र में अलग से शक्तियां दे दी, जिसको अपने क्या कहते हैं? राज्य सूची। दोनों को मिलाकर दे दी गई, उसको कहते हैं अपने समवर्ती सूची। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, और जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि, है ना। इस लाइन को थोड़ा और बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। मतलब कि कोई रक्षा से संबंधित कोई मामला है, उसके ऊपर कोई राज्य तो निर्णय नहीं ले सकता ना, राज्य कभी निर्णय नहीं लेगा। हमारा राजस्थान है, यदि हमारे राजस्थान की सीमा लग रही है 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है,
इस 1 या 17 किलोमीटर की सीमा में यदि पाकिस्तान की ओर से कोई हरकत हो रही है, तो हमारी इंडिया की तरफ से कोई भी हरकत हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार है ना। राज्य सरकार तो नहीं है ना, राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, राज्य सरकार का इसमें कोई शक्ति नहीं है। तो इसीलिए ये एक राष्ट्रीय महत्व के विषय। अब देखो कि कोई ऐसा विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता हो परंतु वह राष्ट्रीय महत्व का विषय हो, उसके ऊपर भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कानून का निर्माण कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया आपको फैक्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्त। और जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था मतलब सरकारी स्कूल बना दो भाई, स्वास्थ्य, ठीक है ना, और कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देना अपने राज्य के क्षेत्र में, है ना, स्थानीय प्रशासन जैसे पंचायती राज वगैरह। लिखित संविधान, आपको पता है कि संघीय जो सरकार होती है, जो संघ की सरकार, जो संघीय सरकार होती है, उसका संविधान कैसा होता है भाई? लिखित। अरे भाई लिखित क्यों होता है? बहुत बड़ा राज्य है ना, बहुत बड़ा वृहद प्रकार का ये देश है, इसीलिए भाई लिखित संविधान होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है जी। अब देखो आगे आगे शक्तियां का विभाजन, शक्तियों का। अब देखो भाई ये जो मैंने आगे आपको ये पेज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो कांस्टेबल या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही भाई। शक्तियों का विभाजन, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ध्यान रखना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इनमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों इन दोनों से संबंधित सूची निहित है। देखो कि आपको ये पूछा जाए ना कि समवर्ती सूची संविधान के किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है ना। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि संघ और राज्यों को विषयों के आधार पर किस अनुसूची में बांटा गया है, 7वीं अनुसूची में बांटा गया है। यानी 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय। यानी केंद्र सूची में 100 विषय हैं। 100 विषयों के ऊपर कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मूलत स्थान में, मूलत शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जिस समय हमारा गणतंत्र देश बना था ना, जिस समय संविधान लागू हुआ था, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हो गया था हमारे देश में, और 26 जनवरी को लागू हुआ था, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। मूलत स्थान में थे उस समय कितने जो विषय थे केंद्र सरकार के स्थान में थे, और राज्य सूची के 61 विषय थे, और उस समय 66 विषय थे। समवर्ती सूची के 92 विषय थे, उस समय 47 विषय। ध्यान रखना 100, 61 और 52। वर्तमान में कितनी है? केंद्र सूची में 100 हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, और जो समवर्ती सूची है उसके 52 विषय है ना। और इन दोनों जो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय थे, केंद्र सूची के 66 विषय थे, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के थे 92 विषय, ठीक है ना, सॉरी समवर्ती सूची के 47 विषय थे, ठीक है जी। संविधान की सर्वोच्चता, यानी एक जो संघीय सरकार होती है वहाँ पर संविधान सर्वोच्चता होती है। संविधान की क्या होती है? सर्वोच्चता। जैसे कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान, है ना। सर्वोच्च कौन है? संविधान। संविधान कठोर होता है, यानी कि उसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका आज़ाद होती है। द्विसदनीय विधायिका होती है। द्विसदनीय विधायिका यानी विधायिका के संसद के 2 सदन होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, आज़ाद होती है न्यायपालिका। ये देखो संविधान की एकात्मक विशेषताएं। भारत का जो हमारा संविधान है उसकी एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है? देखिएगा, केंद्र सूची में राज्य के मुकाबले अधिक विषय, अभी आपको बताया था मैंने, कितने विषय? 100 विषय। उसको कितने दिए? 61 दिए या नहीं दिए? उसमें पहले मूलतः संविधान में 97 थे और इसमें 66 थे। अब उसमें कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। ज़्यादा है या नहीं है? तो अब ज़्यादा सशक्त कौन है? केंद्र। ज़्यादा सशक्त कौन है? केंद्र। इसीलिए एकात्मक विशेषता है ये एकात्मक विशेषता है। ध्यान रखना, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता है, इसके लिए असत्य कथन कौन सा है? आपसे पूछ लिया जाएगा केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले अधिक विषय हैं, केंद्रीय सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, है ना। समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया, यानी समवर्ती सूची के ऊपर कानून कौन बना सकता है? केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकते हैं, परंतु ज़्यादा महत्व किसका होगा? ज़्यादा महत्व किसका होगा? बिल्कुल सही बात कही आपने, ज़्यादा महत्व केंद्र का होगा। राज्य अनश्वर नहीं है, ध्यान रखना, अनश्वर। आप ध्यान रखना, अनश्वर का मतलब क्या होता है ना। अमेरिका संघ है ना, उसके राज्य अनश्वर है ना। तो देखो भारत संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। अनश्वर का अर्थ क्या होता है
कि वो विखंडित नहीं है ना, विखंडित नहीं है, यानी हमारा भारत कैसा है, अखंड है, यानी कि कोई भी राज्य है वो हमारे संघ से अनश्वर नहीं हो सकता। अनश्वर नहीं हो सकने का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे क्या जुड़ा हुआ है, साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र है। ध्यान रखना, अमेरिका के जितने भी राज्य हैं वो भी अमेरिका से अलग नहीं हो सकते। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। एक ये इसकी एकात्मक विशेषता है ना। आगे एकल संविधान। एकल संविधान का मतलब क्या है, सभी को पता होगा। क्या हमारे राजस्थान का संविधान अलग है क्या? आप बताओ, क्या हमारे राजस्थान का संविधान अलग है? नहीं, हमारे भारत का एक ही संविधान है। तो एकल संविधान, ठीक है। ये भी क्या है, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन की बताता है कि भाई ये एकात्मक शासन है ना। संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीला, ध्यान रखना, जो आपके एकात्मक शासन व्यवस्था होती है ना, जहां पर वहां का जो संविधान ज्यादातर लचीला होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला है, परंतु फ्रांस का क्या है, कठोर है। वैसे ही भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, दोनों प्रकार का है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण और विशेष बहुमत द्वारा एक प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। आपको पता है कि अभी अभी नागरिकता में संशोधन नहीं हुआ, अभी अभी नागरिकता में संशोधन नहीं हुआ, जिसको बोला था कि असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब संविधान सर्वोच्च है ना, यदि कोई विषय असंवैधानिक है तो उसको कट कर दिया जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से नागरिकता का बिल तैयार कर दिया गया, बिल, और जिसको हम कैब कह रहे, तो उसके बाद में सीए बन गया, यानी कानून बन गया, एक्ट बन गया वो, ठीक है ना। तो अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। अमेरिका में राज्य भी यदि संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। राज्य प्रतिनिधि में समानता का अभाव, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। अब देखो कि जो राज्य है, क्या हमारे भारत में उसका प्रतिनिधित्व है क्या? समान पर है, जरूर, ऐसा नहीं है, नहीं है, परंतु समान नहीं है। केंद्र सरकार के जितना समान तो उसके पास नहीं है ना, है ना। ऐसा हो, यदि संघ के समान राज्य को दर्जा दे दिया जाए तो फिर कभी अखंड भारत की हम कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतना समान दर्जा देने के बाद में पश्चिमी बंगाल कुछ और कहेगा, राजस्थान कुछ और कहेगा, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और अलग अलग इश्यू होते हैं। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध का मतलब देखो आप कि कभी कोई राज्य आपातकाल घोषित कर सकता है क्या? नहीं, केंद्र आपातकालीन घोषित करेगी, है ना। कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है किसी भी राज्य में। तो इस प्रकार से थोड़ा लग रहा है कि ये एकात्मक शासन व्यवस्था है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा एकात्मक शासन भी लगता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। एकल नागरिकता, नागरिकता एकल ही है। ऐसा तो है नहीं है कि आपको राज्य की नागरिकता अलग दें। ऐसा है क्या कि आपको राज्य की नागरिकता अलग दें और केंद्र की नागरिकता अलग दें? ऐसा तो नहीं है ना। एकल नागरिकता सिर्फ एक राज्य में थी। किस राज्य में थी बताइए, किस राज्य में थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। किस राज्य में थी? किस राज्य में थी भाई? जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर में थी, अब नहीं है, क्योंकि अब वह राज्य नहीं रहा है ना। अनुच्छेद संख्या 370 वहां से हट गया है। ठीक है जी। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद में अधीनस्थ न्यायालय, है ना। अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी, जो संघ सेवाएं होती हैं वो, ठीक है। एकीकृत लेखा जांच, देखो कि जो महालेखा परीक्षक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो महालेखा परीक्षक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक न केवल केंद्र, ध्यान रखना, केंद्र में नहीं और राज्यों के खातों की भी जांच करता है। ध्यान रखना, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसको गठित कौन करता है? केंद्र सरकार। कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन करता है? कार्यपालिका में कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? एक नाम मात्र। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र प्रमुख है, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी को भी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक घोषित किया जा सकता है। और नियंत्रक, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। तो ध्यान रखो कि वो राज्यों के खातों की भी जांच करता है ना। तो यहां पर आपको स्पष्ट ध्यान रखना है कि केंद्र एकात्मक शासन व्यवस्था नजर आ रही है, लेकिन उसकी नियुक्ति और बर्खास्त बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा कर दी जा सकती है। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसी राज्य से सलाह नहीं लेगा। और उसको यदि बर्खास्त करना है तो भी राष्ट्रपति, विवेकीय शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, ये आगे हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है जी। अभी देखो, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार।
राज्य सूची का ऐसा विषय जिसके ऊपर जो राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय होता है उसके ऊपर कानून बना सकता है। कौन? राज्य सूची। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों के ऊपर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद बना सकता है। ध्यान रखना, वह विधेयक पारित कौन करेगा भाई? वह विधेयक पारित कौन करेगा? वह विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित होगा और राज्य सूची का विषय होना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कहां पर की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति? राज्यों में की जाती है या नहीं की जाती? राज्यपाल की नियुक्ति कहां पर की जाती है भाई? राज्यों में की जाती है। और राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, परंतु उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखना, राज्य केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करते। राज्यपाल है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के मध्य से केंद्र और राज्य पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था ही आप कह सकते हैं ना भाई। ठीक है जी। आगे, एकीकृत निर्वाचन आयोग। एकीकृत निर्वाचन आयोग। अब एकीकृत निर्वाचन आयोग का मतलब क्या है? आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र के लिए। लोकसभा के चुनाव किसके लिए होते हैं? केंद्र के लिए होते हैं। लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग करवाता है। केंद्र का चुनाव आयोग करवाता है। और जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी कौन करवाता है? चुनाव भारत का चुनाव आयोग करवाता है। परंतु पंचायती राज, स्थानीय शासन व्यवस्था के जो चुनाव हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। राज्यों के विधायकों पर वीटो, राज्यों के विधायकों नहीं है, सॉरी, मैं यहां पर अपने शब्द वापिस लेता हूं। विधेयकों पर, राज्य ने कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया, उसको पास किया, राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति की सलाह के लिए उसको सुरक्षित रखता है या नहीं रखता? उसको सुरक्षित रखता है कि नहीं रखता? राष्ट्रपति एक बार नहीं, एक बार उसको पुनः दोबारा फिर भी उसको परख सकता है। इन दोनों चीजों को आपने ध्यान रखना है। एक तो विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल। दूसरी बात, राष्ट्रपति अपनी स्तुति के लिए पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी उस विधेयक को रोक सकता है। ठीक है जी। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है। कई एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं। हमारी जो संघीय व्यवस्था है इसमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो एकात्मक हैं और गैर संघीय, यानी संघीय नहीं है। एक तो कौन सी है? पहली तो कौन सी है भाई? केंद्र के पक्ष, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का संतुलन नहीं है ना। इसीलिए केसी जो वहीर हैं उन्होंने भारतीय संविधान को अल्प संघीय कहा। उन्होंने बोला कि संघीय तो है परंतु पूरा नहीं है, अल्प है। परंतु पूरा नहीं है, क्या है भाई? अल्प है। ठीक है जी। आगे देखो, संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन, वही बात है ना। केंद्र के पक्ष में शक्तियों का संतुलन नहीं है। ये बात किसने कही है भाई? केसी वहीर ने की है। और के संथानम के अनुसार, जो के संथानम थे उनके अनुसार भारतीय संविधान के एकात्मक होने के लिए दो उत्तरदायी शासन है। किसने? संथानम जी ने ये बात बोली। पहली क्या बात बोली? पहली बात बोली कि वित्तीय मामलों में, किस मामलों में भाई? कि जो वित्तीय मामले होते हैं इसमें राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। अब देखो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। ये क्या है? राज्य। ये क्या है? राज्य। ये क्या है? केंद्र। इसको क्या दे रहा है? अनुदान दे रहा है। ये इसको क्या दे रहा है? अनुदान दे रहा है। निर्भर है या नहीं है? ठीक है ना। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि संघीय है ये। शक्तिशाली योजना आयोग। देखो, शक्तिशाली योजना आयोग जिसको हम कहते थे पंचवर्षीय योजना, पढ़ा है ना आपने? पंचवर्षीय योजना है ना। अब जिसको नीति आयोग कहते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के द्वारा, पहले योजना आयोग, वर्तमान में इसको नीति आयोग बना दिया गया। इसके द्वारा राज्यों का जो विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रण? केंद्र सरकार। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये एकात्मक सरकार है, संघीय सरकार नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, इस चीज को आपने पढ़ लेना है ना। इस चीज को आप थोड़ा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और आप इस चीज को पढ़ लेना। ठीक है जी, पढ़ लिया होगा आपने। ये थोड़ा देख लेना, बहुत बढ़िया है ये। इतना जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। देखो, इसका निष्कर्ष क्या निकला? यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमजोर नहीं किया। ध्यान रखना, यदि एक मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है तो इसमें राज्य भी कमजोर नहीं हुए हैं।
यह एक नए प्रकार का संघ है जो किसी खास विशेषताओं को पूरा करता है। देखो राज्यों को तो कोई नुकसान नहीं है ना, चाहे एकात्मक व्यवस्था है इसमें राज्यों को कोई नुकसान नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता, आज अमेरिका के हालात देख लीजिए आप, आज अमेरिका के हालात देख लीजिए, आज आप जर्मनी के हालात देख लीजिए, इटली के हालात देख लीजिए आज आप, है ना, कितने मुश्किल बने हुए हैं कोरोना वायरस को लेकर। यदि आज एकात्मक शासन प्रणाली या एकात्मक व्यवस्था नहीं होती हमारे देश में, थोड़ी बहुत, वैसे तो संघीय शासन व्यवस्था है, यदि ऐसी थोड़ी बहुत एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं होती तो क्या आज जो अब 2 हफ्तों के लिए, जो आज 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, क्या वो संभव था? क्या कभी नहीं था, है ना। तो इसीलिए ये भी होना जरूरी है। ठीक है जी, आगे ये बहुत बढ़िया भाई, ये मैं कहता हूं यहां से फैक्ट भी पूछा जाएगा आपको, बहुत ही बढ़िया। ये मुंबई मामले में, किसमें? मुंबई मामले में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि, अब देखो जो लाइन आपके लिए कामयाब होगी मैं वही आपको बताऊंगा, संविधान संघीय है। देखो संविधान संघीय है, किस मामले में कहा? मुंबई मामले में कहा, ठीक है। और संघीय यह इसकी मूल विशेषता है, ध्यान रखना, भारत के संविधान की मूल विशेषता क्या है? संघीय। ये बात किस वाद में कहेगी? मुंबई वाद में कहेगी, ठीक है ना। यह महसूस किया गया है कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केंद्र पर ही निर्भर हैं, राज्यों को अपना संवैधानिक अस्तित्व भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, राज्य आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भर्तियां निकाल सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, किसानों का कर्ज माफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है, ध्यान रखना, राज्य अपने क्षेत्र में क्या है? सर्वोच्च है ना, ठीक है जी। यह तथ्य है कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा, ये तो जरूरी है, ये जरूरी भी है ना। उस समय देश को एक होना बहुत जरूरी होता है। संविधान के आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता है, ये अपवाद है और अपवाद नियम नहीं होता। यह कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र नहीं है, बल्कि एक नियम और हमारी वास्तविकताओं की अपनी प्रक्रियाओं और मान्यताओं का एक परिणाम है। ऐसे में आपको हिस्ट्री करवाने वाला हूं, ध्यान रखना, ऐसे ही बिल्कुल मैं आपको हिस्ट्री करवाने वाला हूं। अरे वाह, कितनी बढ़िया बात। देखो इससे आप क्या समझे, जो ये 2 व्यक्ति रस्सी खींच रहे हैं, इससे आपको क्या पता चल रहा है, क्या हो रहा है? 2 व्यक्ति ये रस्सी क्यों खींच रहे हैं भाई? ये जो 2 व्यक्ति हैं ये रस्सी क्यों खींच रही हैं? इतनी कारण रस्सी खींचने का मैं बताता हूं आपको। ये 2 राज्य हैं, किसी चीज को लेकर आपस में ये झगड़ रहे हैं ना, किसी पानी को लेकर, किसी भूमि को लेकर, ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो अब इसका निर्णय कौन करेगा? संघ। भारतीय राज पद्धति के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के द्योतक, यानी कि संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम मामले को लेकर विवाद चला रहा था। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में किस चीज को लेकर विवाद चल रहा था भाई? बेलगाम एक क्षेत्र है, उसको लेकर एक विवाद चल रहा था, ठीक है ना। नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी को लेकर विवाद चला, पंजाब हरियाणा के बीच में विवाद चल ही रहे, राजस्थान ने सुलझा दिया था। क्षेत्रीय दलों का उद्भव और उनका सत्ता में आना, जैसे आंध्र तमिलनाडु, क्षेत्रीय दल जैसे अकाली दल, कहाँ का है अकाली दल? पंजाब का है या नहीं है ना। ये थोड़ा हावी कम है ना, परंतु वो दक्षिण भारत वाले थोड़ा ज़्यादा हावी होते हैं। क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम और झारखंड। देखो कि क्षेत्रीय अपेक्षाओं, जैसे क्षेत्रीय अपेक्षा, मैं छोटी टिप्पणी करता हूँ, इसको विवाद मत बना लेना भाई कोई भी, ऐसे है ना कि आपने ऐसे कैसे कर दिया कि राजस्थान को 2 भाग, जैसे कि अब राजस्थान की जो क्षेत्रीय ज़रूरतें हैं, जो इसकी अपेक्षा, उनको पूरा नहीं किया जा सकता, तो संघ को ऐसे लगे कि हमें क्या करना चाहिए, इस राज्य को 2 भागों में हमें बांटना चाहिए। थोड़ा ऐसा लगा, किसको लगा? केंद्र को। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक नए राज्य का गठन कर दिया। जैसे कि उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया था, और यूपी, पहले यूपी और एक ही ये राज्य ही था। अब क्या हुआ, यूपी से अलग कर दिया गया, किसको? उत्तराखंड को, और एक नया राज्य बना दिया गया, है ना, इसी कारण बना दिया गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपने, है ना। अपने विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग, बढ़िया बात है भाई। अपने विकास के लिए, यानी कोई भी राज्य है वो ये बात कह सकता है कि हमारे विकास के लिए। अब देखो कि यहां पर एक आपको तस्वीर नजर आ रही है, मेरी नहीं, मायावती जी की, है ना। ये क्या कर रही हैं?
ये अपने राज्य के विकास के लिए लगातार अनुदान की मांग करते रहते हैं, है ना। तो ये भी अधिकार है। राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया, ये भी मायावती के ऊपर पूरा आता है। आपको पता है कि बहुत सारे जो सीएम हैं या राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के किसी काम को लेकर आलोचना करती हैं ना, या नहीं करते, तो वो अपनी यानी स्वायत्तता बरकरार रखते हैं ना। वो उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन लागू करना, जैसे केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग। केंद्र क्या करता है, अनुच्छेद संख्या 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने भाई, आगे चलो। इतना ही था। तो आपको मैं बता दूं कि एक तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि बढ़िया लगी तो आपने मुझे क्या बोलना है, थैंक्स बोलना है। ठीक है जी, मुझे आपने क्या बोलना है, थैंक्स बोलना है। ठीक है, एक अपना नेचर दृष्टिकोण बहुत बढ़िया बनाकर रखो, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आपका जो दृष्टिकोण है वो आपको क्या रखना पड़ेगा, उचित रखना पड़ेगा। तीसरी बात जिसमें मेरा फायदा होगा, आपने चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। यदि नहीं किया तो, है ना, जिन्होंने कर रखा है कहीं पर दोबारा बटन मत दबा देना, है ना। तो अपने दोस्त ने यदि नहीं किया तो करवाओ। और जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है, इससे संबंधित यदि आपके मोबाइल के ऊपर आपको पीडीएफ चाहिए, सेम यही पीडीएफ आपके मोबाइल के ऊपर पहुंच जाएगी। आपको करना क्या होगा, इस नंबर के ऊपर सर पीडीएफ भेजो, ये लिखकर भेजना होगा, सर आज की क्लास की पीडीएफ भेजो। ठीक है ना, सर पीडीएफ, सिर्फ इतना लिख देना, सर पीडीएफ या सीधा पीडीएफ, ऐसा सब आपने लिख देना है। तो फिर उसके बाद में आपको दोबारा मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको रूटीन में क्लास मिलती रहेगी और ये पीडीएफ मिलती रहेगी। अभी 1 या 2 दिन में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, जियोग्राफी प्रारंभ करवाने वाला हूँ, जो बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा, ऐसे नहीं करवाऊंगा। और एक इतिहास करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है ना, पहले मैं प्राचीन इतिहास करवाऊंगा, फिर आपको मैं आधुनिक भारत का इतिहास करवाऊंगा। ठीक है ना, और इसी प्रकार से अपने नए से नए, एक देखो अभी मैं जैसे काफ़ी कठिन शब्द होते हैं ना, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, है ना, उसके जितने भी फैक्ट हैं वो लेकर आऊँगा। ठीक, और जैसे कि एक ना सबसे बड़ा बनाम मामला क्या है ना, बनामवाद आपने सुने ना, वो मामला क्या है, उससे संबंधित यानी ऐसे शब्द पॉलिटिकल में, जियोग्राफी में ऐसे शब्द जो आपको समझ में नहीं आते हैं, बार बार पढ़ने के बाद में भी आपके पल्ले नहीं पड़ते हैं ना, उनको आसान बनाने के लिए मैं लेकर आऊँगा। यदि एक बार फिर कहता हूँ, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आपका दृष्टिकोण, नेचर अच्छा रखें, अपनी जो प्रवृत्ति है वो अच्छी रखें।